जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम लेंगे हिंदी साहित्य वाले टॉपिक को, क्योंकि हमने हिंदी विविध में पत्र पत्रिकाएं कल वाली क्लास में अपना टॉपिक कंप्लीट किया है। उपनाम और उपाधियां जो लेखक के हैं वो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। हिंदी प्रचारणी संस्थाएं और संगठन, ठीक है, वो हिंदी विविध के अंतर्गत पूछे जाने वाले ये सारे टॉपिक आ गए। बस एक टॉपिक बचा है उसके अंदर, उसको कंप्लीट करके हिंदी साहित्य की ओर चलते हैं, और वो है हिंदी में प्रथम स्थान। हिंदी में कौन सी रचना है उसका क्वेश्चन बहुत जरूरी है और वो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। हिंदी में प्रथम स्थान, हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला नाटक, पहली एकांकी और हिंदी का पहला उपन्यास। तो उसको कंप्लीट करके फिर हिंदी साहित्य की ओर यहाँ पे प्यारे दोस्तों हम चलेंगे। तो हिंदी में प्रथम स्थान, ठीक है जी, हिंदी में प्रथम स्थान चलो जी, आज पहले यही टॉपिक कर लेते हैं। हिंदी में प्रथम स्थान को मैं कल वाली क्लास में करा दूंगा। प्रमुख लेखक, कवि एवं उनकी रचनाएं अपने आप में एक सेक्शन है, और ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपके यहाँ पे पूछा जाता है। तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि लर्न करने की चीज है, और जिसके बारे में जितना बताया जाएगा उतना सफिशिएंट है, क्योंकि हमेशा प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाओं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रमुख रचना है बीजक, किसकी? कबीरदास की। तो बीजक के जो रचना है प्यारे दोस्तों उसके है 3 भाग। बीजक के कितने भाग है? 3 भाग है। तो बीजक रचना को 3 भाग में कबीरदास के जो शिष्य थे उन्होंने लिखा, ठीक है। बाद में बीजक के रूप में तीनों का संकलन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक भाग का नाम है साखी, दूसरे का नाम शब्द है और तीसरे का रेमनी। यहाँ शब्द का मतलब ये वाला शब्द नहीं है जो आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये शब्द लिखा हुआ है। तो ये साखी, शब्द, रेमनी में अलग अलग विषयों को कबीर के दोहों के रूप में रखा गया। तो कबीर ने अपने आप में दोहे के रूप में चीजों को रखा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा इन्होंने कई जगह रचनाओं में भी चर्चा की है, लेकिन कबीर के शिष्यों के द्वारा इनका तीनों का संकलन किया गया बीजक नाम से। तो कबीर की कौन सी रचनाएं हैं? एक बीजक है जो कि अपने आप में साखी, शब्द, रेमनी का संकलन है, या फिर वो अलग अलग पूछता है तो साखी, शब्द, रेमनी किसकी रचना है? कबीरदास की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा। तो भाषा के डिक्टेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? भाषा के डिक्टेटर के नाम से जाने जाते हैं कबीरदास। लेकिन ये उपाधि किसने दी थी भाषा के डिक्टेटर की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर क्वेश्चन ये बनता है, भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा था? कबीरदास को कहा था। किसे कहा था?
कबीर दास को कहा था। इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे सूरदास। तो सूरदास क्या है जी, यहाँ महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जबकि कबीर की जो अपनी भाषा थी वो सदुगड़ी भाषा थी। कबीर की भाषा कौन सी थी, सदुगड़ी। पेपर अच्छा हो गया, पेपर अच्छा हुआ है। तो कबीर की भाषा क्या थी, सदुगड़ी। सदुगड़ी भाषा इसकी, कबीरदास की, ठीक है जी। सूरदास की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा। तो महाकवि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1.25 लाख पदों में रचना की थी। अंदाजा लगाइए, आज 100 पेज की एक किताब लिखने में जो है हालत खराब होती है, तो पुराने समय में जब महाभारत लिखा गया था तो उसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक हैं महाभारत के अंदर। उसके भी 3 भाग है, जैसे कबीर के बीजक के 3 भाग है ना, साखी, शब्द, रेमनी, ऐसे महाभारत भी। भारत, ये आपको ध्यान रखना है, जो महाभारत बना वो 3रे नंबर पे बना। पहले उसका नाम जय था, फिर भारत, और 3रे नंबर पे क्या हुआ, महाभारत। और उन तीनों के, जय के, भारत के और महाभारत के एक साथ संकलन करके 1 लाख श्लोक का एक ग्रंथ बनाया, जिसका नाम है महाभारत, जो वेद व्यास के द्वारा जिसका संकलन किया गया। वे जो महाभारत के श्लोक है वो केवल वेद व्यास के द्वारा नहीं लिखे कहे गए, अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा वे श्लोकों का प्रयोग हुआ, ठीक है। ऐसे रामायण के अंतर्गत 24,000 श्लोक है। तो अंदाजा लगाइए कि प्राचीन समय में 1 लाख श्लोक का ग्रंथ, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, महाभारत है वो। इसके बाद 24,000 श्लोक का दूसरा बड़ा ग्रंथ भी वो भारत का ही है, रामायण है, जिसको आदि रचना माना जाता है। ऐसे ही 1.25 लाख पदों की रचना की थी ब्रज भाषा में सूरदास ने, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य है। तो आपको ध्यान रखना है, सूरदास ने एक तो श्रृंगार रस का प्रयोग ज्यादा किया, और वात्सल्य के तो ये सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। आपको ध्यान रखना, वात्सल्य का सम्राट कौन माना जाता है, क्योंकि वात्सल्य का वर्णन जैसा सूरदास ने किया है ऐसा और किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लास तो लाइव है भाई जी, अगर क्लास चल रही है आपकी, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जिसकी क्लास नहीं चल रही है वो बैक जाइए एक बार, ठीक है, ऐप से बाहर निकलिए, दोबारा से क्लास को रीस्टार्ट करो। दोबारा से क्लास को क्या करना है, रीस्टार्ट करो, तब चलेगी। अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। जी, ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर है तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अभिषेक कसाना जी, तेजपाल सिंह, रश्मि, मोनू, आशीष, अश्वनी, यश भारती, अरविंद, मुकेश, धर्मपाल, सोनू, यश, धर्मेंद्र, कपिल, मनोज, किरण, बबलू, शरद तिवारी, कृष्णा, दिवाकर, मुकेश, पूजा, प्रीति, प्रियंका, ऋचा, भारती, सत्यम, यशपाल, आजाद, ऋषि, मोनू, परवीन, प्रदीप, यश, जी जी क्लियर है। चलो, हाँ, जिसकी नहीं चल रही है उसमें प्रॉब्लम यही है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार बैक जाके दोबारा से रीस्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में 1.25 लाख पदों की रचना की, लेकिन फिलहाल इनकी 3 रचनाएं मिलती है, और जो 3 रचनाएं मिलती है ये आपको ध्यान रखना है। उन 3 रचनाओं में एक है हमारी सूरदास की सूरसागर, दूसरी है सूर शरावली, और तीसरी क्या है हमारी साहित्य लहरी। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी आती है, सूर सागर है, सूर शरावली है और साहित्य लहरी है, जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन और वात्सल्य रस का वर्णन है। तो वात्सल्य का आपको ध्यान रखना, जैसे भवभूति ने संस्कृत साहित्य में करुण रस का प्रयोग किया, ठीक है, इसके अलावा करुण रस का प्रयोग संस्कृत साहित्य में किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही वात्सल्य का प्रयोग केवल सूरदास ने किया। वात्सल्य
का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। तो वात्सल्य के सम्राट कौन माने जाते हैं? सूरदास। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं कौन सी है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। इसके बाद तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए। ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे गए, लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा प्रमाणिक ग्रंथ 12 माने गए। प्रमाणिक का मतलब क्या हुआ? जो वास्तव में तुलसीदास ने लिखे। बाकी इन्हीं का नाम लेके दूसरे भी व्यक्तियों ने तमाम रचनाएं लिखी है, लेकिन वो प्रमाणिकता पे खरे नहीं उतरे। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 7 कांड है। कितने कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड है। वो पूछेगा। तो रामचरित मानस जो रचना है, इसके अंतर्गत कितने हैं कांड? 7 कांड है। ठीक है जी। प्रमुख रचना कौन कौन सी है जी? वे विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, कवितावली ब्रज भाषा में, गीतावली, दोहावली ब्रज भाषा में, जानकी मंगल ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। रामलता न हुछु, रामचरितमानस, वैराग संदीपनी और पार्वती मंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी रचना है? सब तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है। मानस जो है, मानस किसको कहते हैं? रामचरितमानस को शॉर्ट में। ये अवधी भाषा में लिखा गया। और कृष्ण काव्य कौन से में लिखे गए? ब्रज भाषा में, जैसे विनय पत्रिका है। तो यानी कि इन्होंने ये कहा है कि एक राम घनश्याम थे चातक तुलसीदास है, कि मेरे लिए राम अर्थात भगवान श्री राम और यहाँ पे श्याम भगवान श्री कृष्ण दोनों एक समान है। एक राम घनश्याम थे चातक तुलसीदास। जो पंक्ति फेमस हुई वो इसलिए हुई कि तुलसीदास ने भगवान श्री राम के ऊपर अवधि में लिखा और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ब्रज भाषा में लिखा। दोनों में ही रचनाएं लिखी गई। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में कौन आता है? नरसिंह जी का मायरा है। राग गोविंद है, गीत गोविंद की टीका है, राग सोरठा के पद, ये मीराबाई की रचना है। तो मीराबाई क्या है? आदि कवित्री कहलाती है। इनको क्या बोलते हैं? आदि कवित्री। क्योंकि इनसे पहले कोई भी लेडीज लेखिका नहीं हुई है, कवित्री नहीं हुई। कवित्री इसलिए कहा है क्योंकि इनके जो पद हैं उनको गाया जाता है, और जो भी इस तरीके से लिखता है जिसको गाया जा सके तो वो लेडीज है तो कवित्री कहलाएगी, और वो पुरुष है तो वो कवि कहलाएगा। लेखक और कवि में अंतर क्या है? लेखक जो गद्य में लिखते हैं, कवि जो पद्य में लिखते हैं जिसको गाया जा सकता है। इसके बाद रहीम, ये अकबर के प्रधान सेनापति थे। तो ये पूछा जाएगा जी आपसे जीएस में भी और हिंदी में। अकबर के प्रधान सेनापति कौन से रहे? रहीमदास जी। ये मंत्री थे जी। दरबार के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। तो रहीम किसके दरबार के कवि थे? अकबर के। तो अकबर के प्रधान सेनापति कौन कवि रहे हैं? रहीम। इनका पूरा नाम क्या था? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा वो आपसे, बचपन का नाम बताइए जी इनका क्या नाम था। ठीक है। तो यहाँ अकबर के प्रधान सेनापति मंत्री जो नवरत्न थे दरबार में उनमें से एक। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? ठीक है, खान खाना की उपाधि से कौन विभूषित हुए? रहीमदास है। प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई आ गई, मदनाष्टक है, बरवे नायिका। तो बरवे छंद के जो प्रवर्तक जनक माने जाते हैं वो रहीम माने जाते हैं। बरवे छंद का सबसे उत्तम कोटि का प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसी ने किया था? तो किसने किया था? रहीम। तो बरवे के प्रवर्तक प्रणेता जनक कौन है? रहीमदास। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम की। बरवे नायिका किसकी रचना है? रहीमदास की। और रहीम सतसई ये भी रहीमदास की रचना है, जिनको अकबर ने खान खाना की उपाधि दी है। बिहारी, ये मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि थे। तो एक ही मात्र रस का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वो श्रृंगार रस का प्रयोग करने वाले कबीरदास। एकमात्र रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, इनकी कोई दूसरी रचना है ही नहीं। एक अकेली पुस्तक लिखकर, एकमात्र रचना लिखकर बिहारी लाल ने हिंदी साहित्य में अपना नाम लिखवा लिया, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है जिसमें श्रृंगार रस के दोहे हैं। तो श्रृंगार रस में ये लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो कहे भोयनी कहे दे नट जाए। ये किस में है? ये बिहारी जी का लिखा हुआ है। किस रस में? श्रृंगार। श्रृंगार में भी कौन सा? संयोग श्रृंगार का प्रयोग इन्होंने किया है। मैथिली शरणगुप्त, इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया। मैथिली शरणगुप्त को
राष्ट्रकवि जो कहा है वो किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा? गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि कहा, ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनके गुरु का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य रहे, जो राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय संसद में खासकर राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, अर्थात उनका इलेक्शन नहीं होता है, वोट नहीं पड़ते हैं। राष्ट्रपति जो जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, ऐसे अलग अलग खेल के क्षेत्र में, तो अलग अलग समय पर राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग व्यक्ति को मनोनीत किया गया अर्थात चुना गया। जैसे सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा में गए थे तो वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए थे। ठीक है, वो खेल के क्षेत्र में गए थे। ऐसी साहित्य कला संस्कृति के क्षेत्र में कवियों को मौका मिलता है भारतीय संसद में, वो भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत होने के लिए। तो 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य कौन रहे थे? मैथिली शरण गुप्त। कहां से थे ये? यूपी से। ठीक है। रचनाएं कौन सी है इनकी? साकेत। रचनाएं क्या है इनका? साकेत है, जो कि महाकाव्य है। साकेत किसका महाकाव्य है? मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त। द्वार पर मैथिली शरण गुप्त और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। अब इन्होंने और भी रचनाएं लिखी, केवल ये नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध यही है, बार बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। पंचवटी, द्वार पर, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा महाकाव्य। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने जो मेन मुख्य नायिकाओं के रूप में जिनको जगह मिली थी, उनको छोड़ के इन्होंने दूसरी नायिकाओं को जगह दी। यानी कि स्त्री पात्र को मुख्य भूमिका अपनी रचनाओं में देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा में जो महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उनको जगह दी। ऐसे उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को जगह दी। तो अपनी रचनाओं में यशोधरा, उर्मिला जैसी स्त्री पात्र, जिसको बाकी किसी कवि ने ज्यादा तवज्जो अपनी रचनाओं में नहीं दी है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उन स्त्री पात्रों को अपनी रचनाओं में रखा है, जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। ठीक है, बाकी कवियों के द्वारा। तो साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वार पर, पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें से भारत भारती ही वो रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत भारती वो रचना है जिसको महात्मा गांधी ने पढ़ के मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा। दूसरे राष्ट्रकवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि ये पहले रहे थे, दिनकर जी बहुत बाद में आए, तो रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि कहा जाता है, उनकी वीर रस की तमाम कविताओं की वजह से। तो ये क्या है जी? आपका भारत भारती। ठीक है, रचना किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी है? कामयानी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रथम कवि माना जाता है, छायावाद के प्रवर्तक, प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, इसमें कामयानी छायावाद का जो है सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आता है। आंसू, झरना, तो कामयानी ये महाकाव्य है। आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, तो ये हिंदी साहित्य में चंद्रगुप्त अपने आप में पहला ऐतिहासिक नाटक है जो इतिहास पे लिखा गया। बाकी में जो घटना ली गई वो अलग तरह की घटना ली गई, वर्तमान की, भविष्य में होने वाली घटना या कल्पना के आधार पर जो घटित होती है, वे घटनाएं नाटकों के विषय के रूप में रही। लेकिन ऐतिहासिक नाटक इसलिए कहा गया जो इतिहास में ऑलरेडी घट चुका है, जो हमारा अतीत है, जो हमारे पुराना भूतकाल में जो घटनाएं बीत चुकी है, जो समय बीत गया, उसको नाटक के रूप में जगह दी और उसका नाम रखा चंद्रगुप्त। तो हिंदी साहित्य के अंदर पहला ऐतिहासिक नाटक। ऐसे ही अंबिका दत्त व्यास ने जो है शिवराज विजय में संस्कृत में ऐतिहासिक नाटक लिखा, वो भी एकमात्र नाटक है। यहाँ तो चंद्रगुप्त के बाद में बहुत सारे नाटक आए। तो संस्कृत साहित्य की जब बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया एकमात्र ऐतिहासिक नाटक है। जैसे बिहारी ने केवल एकमात्र रचना लिखी जिसका नाम था बिहारी सतसई, ऐसे संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक नाटक लिखा गया अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, वो उसका नाम था शिवराज विजय। उसी से प्रभावित होकर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखना शुरू किया।
तो पहला ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त, अज्ञात शत्रु, ये सब क्या थे जी आपके ऐतिहासिक नाटक थे। और ये तितली, कानन, कुसुम, ये सारे के सारे आपके क्या है यहाँ पे उपन्यास। ठीक है, तो तितली, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सारी रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल, इरावती, इरावती जो इनकी रचना है वो अपूर्ण है, ये पूरी नहीं हो पाई है, अपूर्ण रचना है जी इरावती। भाई आदमी बीमार हो जाए या स्वर्गवासी हो जाए तो रचना तो पूरी होती नहीं। अब जैसे प्रेमचंद्र की जो रचना है उनके पुत्र अमृत राय ने, जो कि वो भी लेखक रहे हैं, उन्होंने पूरी कर ली थी। प्रेमचंद्र की भी रचना अपूर्ण रही थी। तो इरावती अपूर्ण रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना बताइए, तो राइट आंसर क्या? इरावती। जयशंकर प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक बताइए, राइट आंसर है चंद्रगुप्त। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? खंडकाव्य कामयानी। कब है? छायावाद की श्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा इन्होंने आकाशदीप, ध्रुव सामनी, छाया, आंधी और इंद्रजाल, ये तमाम रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के उपनाम से ये लिखते थे। निराला क्या है? इनकी उपाधि है। निराला क्या है? इनकी उपाधि। ये आपको ध्यान रखना है। इस हिंदी विविध को और हिंदी साहित्य को तैयार करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है जो आपके सामने चल रहा है। पहले हम केवल उतने को पचाए जितना महत्वपूर्ण है और पेपर की परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हिंदी साहित्य अपने आप में वो सब्जेक्ट है जिसको लगातार आप 1 साल तक अगर पढ़ो तो कंप्लीट नहीं होगा, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सही हो जाए। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश ये है, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश ये है कि आपको सबसे पहले इस हिंदी साहित्य, हिंदी विविध में इस तरीके से पढ़ना है, अपने नोट्स खुद के बनाने, लिख लिख कर आपके ब्रेन में ये चीजें सेव होगी। अगर आप इनको नहीं लिखोगे, केवल सुनोगे, तो ये 10 दिन के बाद आप इनको भूल जाओगे। जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो क्वेश्चन कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे। तो पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका था फिर डिटेल में जाके इनको पढ़ना, और तीसरा तरीका है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं हिंदी साहित्य की अलग से मैराथन क्लास लेता हूँ। पहले भी हिंदी साहित्य की 5 से ज्यादा मैराथन क्लास मेरी हो चुकी है। अगर वे मैराथन क्लास मैक्सिमम 10 घंटे की है, अगर वे 10 घंटे की क्लास आप हिंदी साहित्य की सुन लो हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर जाकर, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं उनसे बाहर आपकी परीक्षा में ना क्वेश्चन आएगा ना ऑप्शन आएंगे। ठीक है, लेकिन कोई करेगा नहीं, बस आपको तो दुविधाओं में रहना है। वही सारा कंटेंट जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उनसे बाहर क्वेश्चंस आना नहीं। अब आप क्या करोगे, वहां 1 या 2 क्लास अटेंड करोगे मैराथन, उसके बाद बाकी छोड़ दोगे। ठीक है, जब तक आप वे 5 से 6 क्लास मैंने हिंदी साहित्य की दी है, आप उन सारी क्लासों में वे सारे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आए हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। ज्यादातर हिंदी साहित्य में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो ऑलरेडी किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जा चुका है उन्हीं क्वेश्चनों को वो रिपीट करता है। कुमार विश्वास भी कवि है, लेकिन कुमार विश्वास के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा साहित्य में, क्योंकि वहां प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार, हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिका। अब पत्र पत्रिका तो कम से कम लिखी गई है 6000 पत्रिकाएं। अब उन 6000 पत्रिकाओं को कोई याद रख लेगा कि वो किसी के संपादन में कौन सी पत्रिका निकली है, कहां से निकली है? अब इस देश के अंतर्गत कम से कम 500 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां से पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, और उनके जो पत्रिकाएं हैं जो 6000, लगभग उनके अलग अलग सनों को अगर हम देखें तो 5000 सन भी अलग अलग हो गई। तो उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण पत्रिका जिनका हिंदी के प्रचार प्रसार में, जिसके व्यक्ति विशेष में योगदान रहा है, आप उनको टारगेट करो, उनको आप याद भी कर पाओगे। बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन पेपर की दृष्टि से जो चीजें महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया इसको करने का।
दूसरा तरीका है डिटेल में पढ़ना है, आदिकाल में जाएंगे, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, नई कविता। तीसरा तरीका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से। जब आप 3 तरीके से इन चीजों को कर लोगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका क्वेश्चन सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी, मैं भी यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप ले आता, अब तक 100 क्वेश्चन करा देता आपको, प्रैक्टिस दे दनादन, लेकिन वो पेपर में सही हो जाएगा पॉसिबल नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला इनका क्या है, उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने एक रचना लिखी तुलसीदास। तुलसीदास यहाँ व्यक्ति नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये अपने गुरु मानते थे तुलसीदास को। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसको गुरु मानते थे, तुलसीदास। ठीक है, ये उनसे पढ़े नहीं है, लेकिन होता है कि मैं अपना आदर्श मानता हूं उसको, और जिसको आदर्श मानता है तो उसके प्रति सम्मान होता है व्यक्ति के अंदर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास जी से बहुत कुछ सीखा है, इनकी किताबों को पढ़कर, इनके लिखने के तरीके से सीखा है, इनके सोचने समझने के तरीके को, इनकी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के तरीके और शैली को अपनाया है, इसलिए इन्होंने इसको अपना गुरु माना तुलसीदास जी को। इन्होंने तुलसीदास के नाम पर ही रचना लिखी। इसके बाद इनकी एक रचना है अनामिका, परिमल रचना है, गीतिका रचना, कुकुरमुत्ता है, और नए पत्ते। नए पत्ते क्या है, ये कविता है, तो ये कविताओं का संग्रह है नए पत्ते। ये क्या थी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। तो इनकी उपाधि क्या है, प्रकृति का सुकुमार कवि। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित मिला। तो पद्म भूषण इनकी उपाधि, ये आपको ध्यान रखना है, इनको पुरस्कार दिया गया जी, ठीक है। इन्हें चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, चितंबरा रचना है जिसपे इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहला हिंदी के क्षेत्र में मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये चितंबरा रचना ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं में वीणा है, पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांत है और युगवाणी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो युगांत और युगवाणी, गुंजन, ग्रंथि, पल्लव, ठीक है, वीणा। तो गै से ग्रंथि, गै से गुंजन, ये से युगांत और यह से युगवाणी। तो ये आपको ध्यान रखना है, युगवाणी, युगांत, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, वीणा, ये रचनाएं, चितंबरा रचनाएं, ये सब किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। किसकी रचनाएं, सुमित्रा नंदन पंत की। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद रहे। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में 2 विधायिका है, एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है। तो ये कहाँ के व्यक्ति थे जी, सुमित्रा नंदन पंत, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद में आम पब्लिक वोटिंग नहीं करती है, जो उसका मेंबर होता है। तो वहां पर जो विधायक है, जो पार्टी के जो जीत कर मेंबर गए हुए हैं, वो वोटिंग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, जिस प्रकार आपको ध्यान रखना राज्यसभा में, ठीक है, जिस प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य मनोनीत होते हैं, ऐसे ही विधान परिषदों में भी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि महादेवी वर्मा को भी मिली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किसको किया गया, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनको क्या, आदि कवित्री कौन है, मीराबाई, और आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और दक्षिण भारत की मीरा किसको कहते हैं, आंडाल कन्या, गोदा भगतनी को कहते हैं। वो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की जो मीराबाई मानी जाती है वो आंडाल कन्या, इसको गोदा भगतनी के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक मीरा किसको कहते हैं, उत्तर भारत के अंतर्गत महादेवी वर्मा को। और आदि कवित्री किसे कहते हैं, मीराबाई को। गीतात्मक काव्य करती यामा, तो यामा जो रचना है, यामा जो रचना है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है, गीतात्मक काव्य करती है। इसके अंदर गीत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इसको, कब मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, चौथा हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, यामा रचना को। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है। तो ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया यामा रचना को, महादेवी वर्मा को जो मिला, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का बोलबाला था जी। तो इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री है उसके द्वारा आपको ध्यान रखना है 1982 1982 में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के द्वारा
यामा रचना पर हिंदी को मिलने वाला चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रमुख रचनाओं में यामा है, ठीक है जी, निहार है, रश्मि है, निर्जा है। निहार क्या है? काव्य संग्रह है। निहार क्या है? काव्य संग्रह है। यामा क्या है? आपका कविता संग्रह है। इसके बाद निर्जा है, सांध्य गीत है, दीपशिखा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं और इनको गाया जा सकता है। सारे के सारे क्या है? जिसको गाया जा सकता है। काव्य किसे कह रहे हैं? जिसको गा सकते हैं। जिसको गा नहीं सकते वो गद्य रचना है, जिसमें क्षमता है। अतीत के चलचित्र, ये रेखाचित्र संस्मरण है। पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो ये आपको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र और संस्मरण, ये क्या है? हिंदी की नई विधा है, रेखाचित्र व संस्मरण। संस्मरण क्या है? मीठी यादें, कहीं घूमने गए, वहां से अनुभव लिया, उस अनुभव के आधार पर। तो रेखाचित्र व संस्मरण विधा की रचनाएं। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए तो इनमें से कौन सी रचना रेखाचित्र संस्मरण है, तो अतीत के चलचित्र, पत्र के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार का नाम आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ, तो ये हालांकि नोट्स की कैटेगरी में शरद जी ऑलरेडी अपलोड है, ये पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कैटेगरी में नहीं है तो एक बार मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद दोबारा से इनको अपलोड करवा देंगे। तो क्षमता, अतीत के चलचित्र, पत्र के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये गद्य रचना है और ये सारी की सारी रचनाएं क्या थी? जिसको गाया जा सकता है। अर्थात ये कविताएं हैं, जब काव्य है तो स्वाभाविक बात है इनको गा सकते हैं, कविताएं। माखनलाल चतुर्वेदी तो वीर रस के परिपूर्ण कवि है। वीर रस के कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी। तो पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, दूसरे नंबर पे माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीय के गौरव, भारतीय अस्मिता को, भारतीय संस्कृति को और भारत के प्राचीन और आधुनिक वीरता के तमाम प्रसंगों को अपनी रचनाओं में जगह दी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि इनको मिली है। ऐसी ऐसी रचनाएं इन्होंने लिख दी जो आज हर बच्चे की जबान पर है, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि है। हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला है। इस प्रकार चितंबरा जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, उसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी में। बाकी वो अपने आप में चौथा पुरस्कार था ज्ञानपीठ पुरस्कार की दृष्टि से। 3 पुरस्कार दूसरी भाषाओं को मिल चुके थे, ठीक है, उससे पहले। लेकिन हिंदी को मिलने वाला पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? चितंबरा रचना सुमित्रा नंदन पंत। ऐसे ही हिंदी साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार जो मिला है वो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है हिमतरंगिणी रचना पर। राष्ट्रीय कविताओं के कारण, तो राष्ट्रीय कविता का मतलब क्या हुआ? तो वीर रस से परिपूर्ण, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना है, ठीक है, लिखने के कारण इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। हिम कीटरिणी भी इनकी रचना है। हिमतरंगिणी है, हिम कीटरिणी है, माता है, युग चरण है, ये समर्पण है, वेणुलो गुंजे, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा फेमस क्या हुई? हिमतरंगिणी रचना, जिसमें पुष्प की अभिलाषा कविता भी है, ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर वीर सैनिक जाए अनेक, ये कहाँ है? माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में। रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी राष्ट्र कवि कहा गया है, ठीक है। मूल राष्ट्र कवि यही है एक तरह से। अगर आए महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और वैसे पूछा जाए राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई, तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इनको मिला है जी, ये आपको ध्यान रखना, उर्वशी रचना पर। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पे मिला? इनकी एक रचना है उर्वशी। तो उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद की भी है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना का नाम बताओ। तो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना का नाम है उर्वशी, जो कि ज्यादा फेमस नहीं हुई है, लेकिन जो फेमस हुई है वो किसकी रचना थी? वो रचना थी रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। इसी पर क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला चितंबरा को, दूसरा उर्वशी को, ठीक है, रचना को। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, तो इनको पद्म भूषण की उपाधि। तो पद्म भूषण किस किस को मिला है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त को भी मिला है, ठीक है। ये आपको महादेवी वर्मा को भी मिला है पद्म भूषण।
रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है और माखनलाल चतुर्वेदी को भी पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो राज्यसभा में यानी कि सांसद जो रहे हैं वो दो रहे, एक तो मैथिली शरण गुप्त और दूसरे रामधारी सिंह दिनकर। तो सांसद कौन से कवि रहे जी? दो, एक मैथिली शरण गुप्त, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत हुए, और 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कौन मनोनीत हुए? दूसरे रामधारी सिंह दिनकर। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? कुरुक्षेत्र, वीर रस से परिपूर्ण रचना है जी की। कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, ओंकार है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, ओंकार है। उर्वशी रचना, ये वही रचना है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रसवंती, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये निबंध है। ठीक है। भारतीय संस्कृति, तो ये किसकी रचनाएं हैं? सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। सोहनलाल द्विवेदी, ये भी वीर रस के कवि रहे। सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में क्या है जी? भैरवी है, पूजा गीत है, युग धारा है, ये आपको ध्यान रखना है। सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी, पूजा गीत है, युग धारा है, बसंती है, दूध पतासा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। झरना रचना जयशंकर प्रसाद की भी है और सोहनलाल द्विवेदी की भी है। तो ये समान सेम टाइटल से, ध्यान रखना है, सेम टाइटल से, सेम नाम से अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों ने रचना लिखी। उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों की है। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो फेमस किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ये अगर वो पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना का नाम बताओ, तो राइट आंसर हो गया उर्वशी है। अब यहाँ झरना क्या है? जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा, सुमनलाल द्विवेदी ने भी। कुणाल, ये खंड काव्य है कुणाल। ठीक है जी। वासुदत्ता, ये वासुदत्ता संस्कृत में सुबंधु ने लिखी, उसका हिंदी में अनुवाद किया प्रबंध काव्य के रूप में सोहनलाल द्विवेदी ने। तो वासुदत्ता अपने आप में पहली गद्य रचना मानी जाती है हिंदी की। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो सुबंधु के द्वारा लिखी गई। इसके बाद कादम्बरी हर्षचरित जो है, कादम्बरी जो बाण भट्ट की रचना है, वो बाद में फेमस हुई। तो पहली संस्कृत साहित्य में गद्य रचना जो है वो वासुदत्ता है, जो सुबंधु के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में प्रसिद्ध हुई थी कादम्बरी, जो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। ये वासुदत्ता जो संस्कृत की रचना थी, उसी का हिंदी अनुवाद किया गया प्रबंध काव्य के रूप में सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं। ठीक है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। मुंशी प्रेमचंद्र ने क्या लिखा? गोदान उपन्यास, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि रचना प्रेमचंद्र की। कायाकल्प है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय, ये सब प्रेमचंद्र की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत रचना है, प्रेमाख्यान के रूप में लिखा गया है अवधी भाषा में। ठीक है। अवधी भाषा की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है रामचरितमानस के बाद में पद्मावत। ठीक है। चित्रलेखा रचना जायसी की। कहरनामा जायसी, आखिरी कलाम जायसी की रचना है। आएंगे ये विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है पंचतंत्र। ये क्या है? कथा है। ये क्या है? कथा, जिसको संस्कृत में कथा, हिंदी में कहानी और इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं। तो इसमें क्या है? कहानियां हैं। जो आपने बहुत सारी खरगोश की कहानी, कोयल की कहानी, लोमड़ी की कहानी, कौवे की कहानी, शेर की कहानी, जो तमाम जो कहानी पढ़ी आपने, वो कहानी कहाँ है? विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में। तो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की है, एक हितोपदेश है। ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है कथा सरित सागर है। 3 रचनाओं में दुनिया की वे सारी कहानी है जो आप अब से लेके बचपन से लेके अब तक सुनते आए हो। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये आपकी जो कथा है विष्णु शर्मा के द्वारा, वो पंचतंत्र में लिखी गई है। इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं, वो कौन सी है? चिंतामणि। तो चिंतामणि क्या है? इनका निबंध है जो 3 भागों में लिखा गया। चिंतामणि के कितने भाग है? 3 भाग हैं। तो ये कौन सा रचना है? निबंध है। दूसरा है रस मीमांसा। तो रस मीमांसा रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। देवकीनंदन खत्री को तिसलमी उपन्यास का जनक माना जाता है। तो तिसलमी उपन्यास का जनक कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता एक ऐसी रचना जिस पर साउथ दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने हिंदी सीखी है। उस रचना का नाम बताओ जिस पर दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी बड़े लेवल पर हिंदी सीखी। तो चंद्रकांता को समझने के लिए, ठीक है, जिसमें विक्रम और बेताल की जो कहानी है वो चंद्रकांता ही है। विक्रम बेताल,
तो देवकीनंदन खत्री ने अपनी जो रचना लिखी वो सुपर डुपर हिट रही है। इस पे सीरियल भी चला है टेलीविजन पे लंबे समय तक, और उसको समझने के लिए, इस किताब को पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने बड़ी संख्या में हिंदी सीखी। काजर की कोठरी किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री है। नरेंद्र मोहिनी रचना देवकीनंदन खत्री। कुसुम कुमारी देवकीनंदन खत्री की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो हरिओद के उपनाम से ये लिखा करते थे। इस नाम से लिखते थे, हरिओद के उपनाम से। इनकी कौन कौन सी रचना है? इनकी रचनाओं के नाम है अधखिला फूल है, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। खड़ी बोली में लिखी गई पहली रचना, ये आपको ध्यान रखना है। खड़ी बोली की पहली रचना जो महाकाव्य के रूप में है, ठीक है। रस कलश है। परद्यम परसुन है। वेदेही वनवास, तो वेदेही वनवास किसका है? वेदेही किसको कह रहे हैं? सीता को। तो सीता का जो वनवास हुआ है उसके ऊपर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने रचना लिखी। इसके बाद चंद्र बरदाई की प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीराज रासो, जिसमें आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र वर्णन है, ठीक है। मोहम्मद गोरी है चंद्र बरदाई के द्वारा, हिंदी कवि है। और आदि काल है, ये किसके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है? चंद्र बरदाई के द्वारा, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास में का श्री गणेश इन्होंने किया है। आंचलिक उपन्यास का मतलब है गांव देहात में जो यथार्थ है, जो वास्तविक चीज है, उसको एज इट इज रचनाओं में रखने का काम सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा किया गया। तो मेला आंचल अपने आप में इनका एक ऐसा उपन्यास है जिसमें बिहार के गांव की उसी स्थिति को रखा जिस तरीके से उनका जीवन यापन था, ठीक है। तो मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत पहली रचना मानी जाती है। परती परिकथाएं, जुल्लूस है और दीर्घ तपा, ये सब क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं, तो वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाओं में मर्गनैनी आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी न कभी है, झांसी की रानी है और कचनार है, ये सब क्या है? वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं। अब झांसी की रानी कविता आएगी तो सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आएगा, और झांसी की रानी पुस्तक आएगी रचना तो वृंदावन लाल वर्मा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे यही दिक्कत में रहते हैं। तो झांसी की रानी कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी पुस्तक काव्य किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में क्या है जी? कुकुर मुत्ता है, अनामिका है, परिमल है, और इसके साथ केशव दास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया है और कवि प्रिया। तो एक किसकी रचना है? केशव दास की। बालकृष्ण नवीन, जो नवीन के उपनाम से लिखते थे, इन्होंने उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी है उसके बारे में लिखा। कुमकुम लिखा, रश्मि रेखा लिखा और अपलक, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है। यशपाल जो कि कम्युनिस्टवादी माने जाते थे लेखक, ठीक है, इन्होंने दादा कामरेड लिखा है, झूठा सच लिखा है, देशद्रोही है, दिव्या रचना है, पार्टी कामरेड लिखा है, मनुष्य के रूप, ये यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, ये कविता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुकुल है, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान। तिरधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, और बिखरे मोती, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं में मधुशाला है, ठीक है, मधुकलश है, ये आपको ध्यान रखना है, निशा निमंत्रण है, मधुबाला है। क्या भूलू, मधुकलश है, मधुबाला, निशा निमंत्रण है। क्या भूलू क्या याद करूं, आधुनिक ढंग की पहली आत्मकथा मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का जनक माना जाता है, अमिताभ बच्चन के पिता हैं। हिंदी की पहली प्रमाणिक आत्मकथा आधुनिक ढंग की क्या भूलू क्या याद करूं, मधुशाला इनकी सबसे बेस्ट प्रसिद्ध रचनाओं में से आते हैं। इसके अलावा निशा निमंत्रण भी इन्होंने लिखा। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं में कनुप्रिया आता है, ठंडा लोवा है, 7 गीत वर्ष है, अंधा युग है, ठीक है। तो आपको सूरज का 7वां घोड़ा है, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और अंधा युग, ये सब क्या है? धर्मवीर भारती की रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में अद्भुत आलाप है, कालिदास की निरंकुशता है, निषद चरितम या चर्चा, साहित्य सीकर कालिदास और उनकी कविताएं, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न और नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो रचना है ये भरत मुनि की रचना है, उसी का हिंदी में अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। निषद चरितम श्री हर्ष की रचना है, हिंदी में अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास और उनकी कविताओं, ये अपने आप में उनका शोध ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनमें अशोक के फूल है, आलोक पर्व है, ये आपको ध्यान रखना, विचार प्रवाह,
कल्पलता कबीर नाम से इन्होंने रचना लिखी। कुटुज है सूरदास के नाम से इन्होंने रचना लिखी। साहित्य का मर्म है कबीर और सूरदास के नाम पर रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनामदास का पोथाएं, बाण भट्ट की आत्मकथाएं, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इतिहास ग्रंथ है। विचार और वितर्क है कालिदास की लालित्य योजना। तो ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कराएंगे कल की क्लास में। जैसे ये टॉपिक पूरे होते हैं इनकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। हिंदी भाई